अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरे प्रोडक्शन। तो एक्सरेज क्या हैं? जैसे कि एक्स का मतलब होता है अननोन, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में लिखते हैं हम एक्स और इस तरह वाई कोई वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। तो एक्स का मतलब है अननोन, एक्स का मतलब सबका भी होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स का मतलब है अननोन। तो जब ये रेडिएशंस डिस्कवर हुई तो इनका नाम कोई नहीं रखा गया, तो इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? एक्स रेज। अच्छा तो हमने इनको ऑब्जर्व करना है, सॉरी पढ़ना है कि प्रोडक्शन इनकी कैसे है, कैसे प्रोड्यूस होती है एक्सरेज। तो रोंटगन एक साइंटिस्ट था, आई डोंट नो कि उसको किस तरह से प्रोनाउंसिएट करना है। इनके नाम इसी तरह के लेने, जैसे ही हमारे गलत नाम लेते हैं, जैसे कि इंजीमामुल हक, कोई जीबो गरीब, शाहिद अफरीदी, तो इसी तरह अंग्रेजों के नाम भी हम अपनी मर्जी से गलत मत ले सकते हैं। रोंटगन एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सरेज को डिस्कवर किया, और सबसे पहले इसने एक्सरे का जो एक्सपेरिमेंट किया वो अपनी वाइफ के हैंड का इसने एक्सरे किया। इसने सोचा चलो एक्सरे करते हैं, कामयाब हो गया एक्सपेरिमेंट, तो तब भी बहुत खुशी वाली बात है। नाकाम हो गया तो वाइफ हाथ से गई, और फिर भी उसके लिए शायद एनी हो नो कमेंट्स। तो रोंटगन ने जब एक्सरेज को डिस्कवर किया तो एक्सरेज का नाम एक्स रख दिया। तो एक्सरेज हैं क्या? एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो एक्सरेज, सॉरी गैमा रेज, एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट, विजिबल, माइक्रो, रेडियो, तो ये तरतीब है जनाब। अगर डाउन चलें तो एनर्जी सॉरी वेवलेंथ बढ़ती है, और अगर आप डायरेक्शन में जाएं तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इंक्रीज होती है। यहां पर इंफ्रारेड मैं मिस कर रही हूं, इंफ्रारेड भी आएगा, ठीक है। अच्छा, तो इन सब में इसका प्रोड्यूस करने का तरीका डिफरेंट है, डिफरेंट वे ऑफ प्रोडक्शन। यानी गैमा रेज को प्रोड्यूस करवाने का जो तरीका है वो सबसे अलग है। यानी ये कहां से प्रोड्यूस होती हैं? फ्रॉम न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन बाकी जो भी है ना, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, इनको प्रोड्यूस करवाया जा सकता है किस एक ही तरह के तरीके से। हम अब इनकी प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इन रेडिएशन को कैसे प्रोड्यूस करवाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में एक चीज कॉमन है, वो कॉमन ये है कि इन सब की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट तमाम रेडिएशन की होती है एक खास मीडियम में। अगर मीडियम बदलेगा तो स्पीड बदल सकती है। एनी हाउ हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। आप यूं भी समझ लीजिए, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो या रेडियो, इनको किस तरीके से प्रोड्यूस करवाया जा सकता है, हम इनका तरीका पढ़ेंगे। ना सिर्फ एक्सरेज का बल्कि तमाम रेडिएशन को प्रोड्यूस करवाने का तरीका। गैमा रेज न्यूक्लियस से निकलती हैं, इनको इस तरीके से हम प्रोड्यूस नहीं करवा सकते जिन तरीकों से हम ये रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। गैमा रेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है? वे ऑफ प्रोडक्शन। तो जनाब एक्सरेज की बात करते हैं, एक पेज क्रिएट कर दें। ये एक्सरेज के लिए कूलिज ट्यूब है, इस पे हम बाद में आते हैं। ये एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं। इससे पहले मैं आपको मैक्सवेल थ्योरी की बात करता हूं। मैक्सवेल ने ये कहा था कि एक्सेलरेटिंग चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी एक्सेलरेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करवा सकता है। एक्सेलरेटिंग चार्ज का मतलब है, अगर किसी चार्ज को आप, जैसे मेरे पास ये एक मेटल हो और इसको मैं इस तरह शेक करता हूं, ऑसिलेट करवाता हूं, तो इसमें चार्ज पार्टिकल है। उस चार्ज पार्टिकल को मैंने एक्सेलरेट करवाया। एक्सेलरेट करवा लें या डीसेलरेट करवाएं, ठीक है, दोनों सूरतों में
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा हमें बोहर ने ये बात बताई थी कि अगर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये जिस तरह ये शेल हैं, ये के शेल है, इस तरह ये एल शेल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में जंप करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस करवाने का एक तरीका क्या है, मैं जनरल बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्सरे की बात हम बाद में करते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्सेप्ट गैमा, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैन प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटिंग और डिसेलरेटिंग अ चार्ज। एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड अप और डिसेलरेशन का मतलब होता है स्पीड डाउन। तो अगर आप एक चार्ज की स्पीड बढ़ाते हैं या एक चार्ज की स्पीड को कम करते हैं, क्या प्रोड्यूस होंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, अब दो तरीके आपने सुन लिए, एक है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तब भी फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एमिट होती है। और दूसरा तरीका क्या है, एक चार्ज को एक्सेलरेट किया जाए किसी एनर्जी के थ्रू, किसी सोर्स के थ्रू, तो वो चार्ज जब एक्सेलरेट होगा या डिसेलरेट होगा, चार्ज को ब्रेक लगेगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी। तो फिर एक्सरे प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो एक्सरेस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, so their way of production is same as we are discussed। वे ऑफ प्रोडक्शन इनका क्या क्या है एक्सरेज का? नंबर एक, एक तरीकाकार ये है कि अगर चलें इसका नाम लिख लेते हैं, इनर शेल ट्रांजिशन, यानी एक हायर ऑर्बिट से, जैसे के एल एम एन शेल होते हैं इस तरह से, इनर शेल ट्रांजिशन, इनर शेल ट्रांजिशन यानी जैसे ये न्यूक्लियस है तो के शेल है, एल शेल, तो हायर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी। यहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम क्या रख रहे हैं? एक्सरेज। अब एक्सरेज होती हैं हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस, ये लेस एनर्जी वाली नहीं होती। हाई एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें ऐसे एटम चाहिए जिनके दो शेल के दरमियान बहुत ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस हो। सिंपल सी बात है, इस शेल में से अगर इलेक्ट्रॉन इस शेल में आता है तो जितना ये एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी की रेडिएशन एमिट होगी। तो हम लिख सकते हैं इसको, यानी H हायर ऑर्बिट में इसकी एनर्जी है सपोज EL माइनस E K, अगर L से K में आया तो ये एनर्जी फोटॉन की शक्ल में एमिट हो रही है। अब ये वाला फोटॉन अगर आप चाहते हो एक्सरेज का, तो इन दो एनर्जीज के दरमियान ह्यूज डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस चाहिए इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो स्मॉलर साइज के एटम ये नहीं कर सकते। जैसा कि आपने हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ा है, हाइड्रोजन एटम में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस हो सकती हैं वो स्टार्ट होती हैं लाइमन सीरीज, बामर सीरीज। लाइमन सीरीज में अल्ट्रावायलेट होती हैं, इसमें विजिबल, बाकी सब में इंफ्रारेड। किसी आप हाइड्रोजन एटम से एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं करवा सकते, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करवा सकते हैं जब हायर शेल से लोअर शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन वो कौन कौन सी प्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं? अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। लेकिन अगर इसी तरीके को सामने रखते हुए हम प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं एक्सरेज, तो हमें हैवी एटम्स चाहिए, क्योंकि हैवी एटम्स में
इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से एक इनर यानी शेल्स के दरमियान एनर्जी का ज्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन प्रोड्यूस हो सकती हैं और ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन को हम कहते हैं एक्सरेज। अच्छा, दूसरा तरीका हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, पहले इसी को जरा डीपली अंडरस्टैंड कर सकें। अब ये वाली जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं इस तरीके से, इन रेडिएशंस को एक सेकंड में जरा यहां पर एक पेज क्रिएट कर लो। जी जनाब, अच्छा मैं बता रहा था आपको कि इन की वजह से यानी इनर शेल ट्रांजिशन से हम बात कर रहे थे, इनर शेल ट्रांजिशन की। तो इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से अब याद रखिए, इनर शेल से जो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये शेल हैं, जैसे ये इनर ये के शेल है, ये एल शेल है। तो जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में जाता है तो ये फोटॉन एमिट होते हैं। अब ये जो एमिटेड फोटॉन होता है ना, ये हमें बताता है उस एटम का पता, उस एटम का एड्रेस, उस एटम के बारे में इंफॉर्मेशन कि ये फोटॉन किस एटम की इनर शेल ट्रांजिशन से आया है। जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होता है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट का मतलब समझिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज डिस्क्रीट यानी यूनिक होता है हर एटम का। यानी अगर मैं बात करूं आयरन की और कॉपर की, तो के शेल और एल शेल, कॉपर और आयरन, इन दोनों में क्या फर्क है। आयरन का जब आयरन में इलेक्ट्रॉन एल से के में जाता है तो जो फोटॉन एमिट होता है उसकी एक खास एनर्जी होती है। वो खास एनर्जी बताती है उस फोटॉन की कि वो फोटॉन की खास एनर्जी से हमें क्या पता चलता है कि ये एटम आयरन से आया है, सॉरी ये फोटॉन आयरन से आया है। यानी आयरन से निकलने वाला फोटॉन हमें बताएगा कि वो एक खास एनर्जी वाला है। वो सिर्फ एनर्जी किसके पास है, दो शेल के दरमियान आयरन के लिए। इसी तरह जो फोटॉन कॉपर से निकलेगा, कॉपर के एल और के शेल के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है, वो एक खास फोटॉन निकलेगा जो हमें बताएगा कि मैं कॉपर से आया हूं, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फिर हम इनका नाम रखते हैं, यानी इनर शेल ट्रांजिशन से जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं इनर शेल ट्रांजिशन से, वो हमें उस एटम का पता बताती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हैं, उसकी आदतें बताती हैं। इसलिए हम इसका नाम रखते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, यानी वो वाली एक्सरेज जो किसी एटम के इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, उनको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ये हर एटम की एक खास होती हैं, इसलिए इनका नाम रखा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अब इनकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इनकी एनर्जी बेटे डिपेंड करती है ऑन नेचर, यानी वो मटेरियल कौन सा है उसकी नेचर पे डिपेंड करती है, बस और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। एनर्जी कह लें या फ्रीक्वेंसी कह लें या वेवलेंथ कह लें, बिकॉज एनर्जी इज एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी, हायर द एनर्जी मोर विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड लेस विल बी द वेव लेंथ। ओके, एनर्जी के बारे में हमें बताया, यानी ये नेचर पे डिपेंड करती हैं। अब इनके नाम क्या हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एल से ट्रांजिशन हुई है के में, या इस तरह से एम से ट्रांजिशन हुई है के में, या एन से ट्रांजिशन हुई है के में, इन तीनों में ट्रांजिशन कहां पर जा रही है, के में। इसको कहेंगे के सीरीज, यानी नाम वहां से रखेंगे जिसमें ट्रांजिशन हुई है।
अच्छा, ये वाली का नाम होगा के गैमा और इसका नाम होगा के बीटा और इसका नाम होगा के अल्फा। अब क्लियरली पता चल रहा है सबसे लॉन्ग जंप किसका है, के गैमा का। अगर एनर्जी के एतबार से बात करें तो के गैमा सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगा, फिर होगा के बीटा और उसके बाद होगा के अल्फा। यहां अल्फा बीटा गैमा एनर्जीज सॉरी रेडिएशन नहीं है, ये वैसे नाम रखें आप, ABC भी रख सकते हो, के ए, के बी, के सी। इसका मतलब है कि यानी हमें पता चल रहा है कि के का जब नाम लिखा तो इसका मतलब है ट्रांजिशन के में हो रही है। एल से के, एल करीब वाला यानी साथ वाला नेबरिंग शेल है, इसलिए उसका नाम होगा के अल्फा या के ए। उसके बाद एम आ रहा है, एम से के में जाएगा तो के बी या के बीटा, और फिर एन से के में आएगा और उसका नाम होगा के गैमा। सबसे लंबा जंप किसका है, एल से के वाले का, इसलिए वो ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा। अब एनर्जी के लिहाज से आपने इनकी एनर्जी के लिहाज से तरतीब बना दी, एनर्जी के लिहाज से। अब बात है चांस किसका है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने का। अब ये भी आम सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। आप मुझे बताइए, अगर के में वैकेंसी क्रिएट हुई है तो उसके साथ है एम, सॉरी के साथ है एल, फिर एम, फिर एन, तो ज्यादा चांस किसके हैं, के में कहां से इलेक्ट्रॉन आने के ज्यादा चांस है, के में फौरी तौर पे इलेक्ट्रॉन एल से आ सकता है। तो सबसे ज्यादा चांस किसका है, एल से के में एम और दूर है और एन और दूर है, तो एन से के में आने के चांस सबसे कम है। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं ना चांस, इसको गौर कीजिए, ये जो लफ्ज बोल रहा हूं मैं चांस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी। चांस का मतलब है प्रोबेबिलिटी। सो विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी, ये मैं कलर बदल के इस बॉक्स में लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी चांस यानी इंटेंसिटी, यानी ये तीन लफ्ज एक ही बात एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा चांस किसका होगा, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी। तो इस लिहाज से अगर आप तरतीब लगाओगे तो सबसे ज्यादा के अल्फा प्रोड्यूस होगी, उसके बाद के बीटा प्रोड्यूस होगी, और सबसे कम चांस हैं के गैमा के प्रोड्यूस होने के। ये बात क्लियर हो गई। आम सी बात है, ज्यादा चांस किसके हैं, के अल्फा के, यानी एल से के में जाने के इलेक्ट्रॉन ज्यादा चांस हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में अभी मैंने आपको के सीरीज बढ़ाई। अभी हम जरा दोबारा यही पेज क्रिएट करते हैं, और लो जनाब ये पेज क्रिएट हो गया। अब मैं आपको एल सीरीज की बात बताता हूं। के सीरीज में आपने पढ़ा, के सीरीज में एनर्जी के लिहाज से क्या तरतीब है, एनर्जी के लिहाज से के गैमा, के बीटा, के अल्फा। चांस यानी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के लिहाज से आपने पढ़ा कि सबसे ज्यादा के अल्फा, के बीटा और के गैमा। इस तरह से अगर मैं बात करूं एल सीरीज, एल सीरीज में तो ये भी वही बात है। एल अल्फा का मतलब क्या है, एल अल्फा का मतलब एम से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हुई एल में, एल बीटा का मतलब एन से एल, और एल गैमा का मतलब है एन से सॉरी ओ से एल, यानी ट्रांजिशन एल में हो रही है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं अब इन दो सीरीज की बात करूं के कंपैरिजन बिटवीन के सीरीज एंड एल सीरीज, अगर के सीरीज की बात की जाए और एल सीरीज की बात की जाए, ज्यादा चांस किसके हैं, चांस किसके हैं, ज्यादा चांस, ठीक है। अब आप बताइए के सीरीज के ज्यादा चांस हैं या एल सीरीज के। अब अगर तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है इनर शेल, द मोस्ट इनर शेल, यानी जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, वहां से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो तभी वैकेंसी क्रिएट होगी, तो ऊपर से आएंगे ना। तो आप बताइए
के सीरीज प्रोड्यूस करवाना आसान है या एल सीरीज, यानी के से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो के सीरीज बनेगी, एल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो एल सीरीज बनेगी। डेफिनेटली जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वहीं वैकेंसी क्रिएट होगी और हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन वहां पर आएगा। तो इसका जवाब आपने सोचना है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना कहां से आसान है। ये एक चीज ये है के सीरीज और एल सीरीज, अभी आगे चल के ग्राफ में बताऊंगा। और दूसरा ये चांस का मतलब है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, के सीरीज की एल सीरीज की, और विच इज मोर एनर्जेटिक, के सीरीज या एल सीरीज। ये भी आपने सारा सोचना है कि एल से के में जाना और एम से एल में जाना, दोनों में डिफरेंस क्या है। यानी सुन लें एक बार फिर, यानी के अल्फा का मतलब और एल अल्फा का मतलब क्या है। के अल्फा का मतलब एल से के और एल अल्फा का मतलब एम से एल। अब बताओ ये और ये इन दो में से कौन ज्यादा एनर्जेटिक है। तो आप सिंपल से तरीके से अंदाजा लगा सकते हो कि के और एल के दरमियान डिफरेंस ज्यादा होता है एनर्जी का, या एल और एम के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है। ये अभी आप सोचिए, थोड़ी देर बाद इसका आंसर आपको मिलेगा। अब दूसरी टाइप पे चलते हैं, टाइप 2, यानी टाइप 2 एक्सरेस। ये एक्सरेस जो मैंने आपको स्टार्ट में तरीका बताया, ड्यू टू डीसेलरेशन ऑफ चार्ज, डीसेलरेशन ऑफ चार्ज, यानी डीसेलरेट, यानी ये वो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर चार्ज को एक्सेलरेट करवाया जाए या डिसेलरेट करवाया जाए, दोनों सूरतों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होंगे। अब डिसेलरेट का मतलब होता है स्पीड डाउन करना, स्पीड डाउन करना। अब ये कूलिज ट्यूब है हमारे पास, इस कूलिज ट्यूब में हम दूसरी किस्म की एक्सरेज को पढ़ेंगे। स्पीड डाउन कैसे करेंगे हम, ब्रेक लगाने के बाद, यानी एक चार्ज पार्टिकल है स्पीड से जा रहा है और हम उसको ब्रेक लगाते हैं, स्लो करते हैं, तो क्या होगा, वो डिसेलरेट होगा, स्लो होगा, स्पीड कम होगी। स्पीड कम होने की वजह से एनर्जी कहां जाएगी, स्पीड कम होगी, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी किस जगह पर जाएगी, एक्सरेज की शक्ल में एमिट होगी। तो ये चार्ज पार्टिकल है, स्पीड से जाता जाता स्लो होगा तो एक्सरेज एमिट करेगा। वो एक्सरेज जो एमिट होंगी, that the x-rays which are emitting due to deceleration of charge, due to breaking of a charge, are called continuous x-rays। तो दूसरी टाइप का नाम, पहले वाले का नाम कैरेक्टरिस्टिक्स था, इसका नाम है कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। ये कॉन्टिन्यूस इसलिए कहा गया कि इलेक्ट्रॉन आएगा, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा, ग्रेजुअली जैसे जैसे स्लो होगा, ब्रेकें लगेगी, उसको ब्रेक क्यों लगेगी, न्यूक्लियस से टकराएगा, जैसे जैसे स्लो होगा वैसे वैसे वो एनर्जी एमिट करेगा, वो रेडिएशन की शक्ल में एनर्जी एमिट करेगा। उन एक्सरेज को कहते हैं कॉन्टिन्यूस, यानी चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली स्लो होता है और कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है। चूंकि ये ब्रेक लगने की वजह से होता है तो इसलिए इसका नाम है जर्मन वर्ड के अकॉर्डिंग ब्रह्मस्ट्रॉलिंग एक्सरेज। अब स्पेलिंग पे मत जाइए, ब्रह्मस्ट्रॉलिंग एक्सरेज, ब्रह्मस्ट्रॉलिंग वर्ड का मतलब ये होता है ब्रेक लगना, ब्रेकिंग रेडिएशन। तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आता है और किसी मेटल सरफेस से टकराता है, स्लो होता है, स्लो होगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी जाया होगी, किस शक्ल में जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की शक्ल में। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्सरेज भी हो सकती हैं, अल्ट्रावायलेट भी हो सकती हैं, विजिबल भी हो सकती है, इंफ्रारेड भी हो सकती हैं, और वो हीट की शक्ल में भी एनर्जी निकल सकती है। इसलिए कूलिज ट्यूब में से तमाम किस्म की रेडिएशंस पॉसिबल है, हीट भी पॉसिबल है और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी पॉसिबल है। अब हम कॉन्टिन्यूस एक्सरेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस टॉपिक, उसको स्टडी करने जा रहे हैं। ये है जनाब फिलामेंट। इस फिलामेंट का काम है, इसके हमने लो वोल्टेज दिया, लो वोल्टेज ने इस फिलामेंट को क्या दिया, करंट देने से फिलामेंट फौरन हीट अप हुआ। इसने हीट आगे किसको दी, कैथोड को, और ये हुआ हीट करने की वजह से कैथोड ने
थर्मियोनिक एमिशन किया। थर्मियोनिक एमिशन आप पढ़ चुके हैं, यानी किस वजह से, हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना। ये इलेक्ट्रॉन्स हीट करने की वजह से कैथोड को एमिट होंगे, और जैसे ये एमिट होंगे इनके साथ हमने ये एक हाई वोल्टेज लगाया है जिसकी वैल्यू 25,000 वोल्ट से लेकर 1,00,000 वोल्ट तक होती है। इतनी हाई वैल्यू, ठीक है, इतना हाई वोल्टेज। आपको पता है आप जिस वोल्टेज में इस टाइम बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, आपका फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, वो 230 वोल्ट है, लेकिन एक्सरे को प्रोड्यूस करवाने के लिए 25,000 से लेकर 1,00,000 वोल्ट तक इतना हाई वोल्टेज दिया जाता है। देने की वजह, इतना हाई वोल्टेज देंगे तो वो हाई वोल्टेज किसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तभी तो इलेक्ट्रॉन स्लो होगा, तो बहुत ज्यादा एनर्जी की एक्सरेज प्रोड्यूस करवाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को किसने एनर्जी प्रोवाइड की? हाई वोल्टेज ने। अब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं, कहां से एनर्जी लेके जा रहे हैं? कहां से एनर्जी लेके जा रहे हैं? हाई वोल्टेज से। इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिली हाई वोल्टेज से, वो काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहे हैं हाफ mv²। ये वाला फार्मूला, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन जाके टकराएंगे, अब सवाल ये पैदा होता है, यहां कौन सी मेटल होनी चाहिए? यहां ऐसी मेटल होनी चाहिए जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, ताकि इतनी ज्यादा एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जब उस पे इंसिडेंट होंगे सॉरी, तो वो पिघल ना जाए, मेल्ट ना हो जाए। अगर वो मेल्ट हो गई तो फिर फारिग हो गया, सारा स्ट्रक्चर ही खराब हो गया। हमारे पास जितनी भी मेटल्स हैं, सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट का है टंगस्टन। यहां टंगस्टन रखा जा सकता है, मोलिब्डेनम रखा जा सकता है, इस तरह के यानी वो ये हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से। तो जब यहां पर हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला टंगस्टन पड़ा होगा W, तो इस टंगस्टन पे इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे तो न्यूक्लियस से के करीब जाके वो स्लो होंगे, और स्लो होने के बाद अपनी एनर्जी एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट विजिबल या मुख्तलिफ में एमिट कर सकते हैं। लेकिन हम इतनी ज्यादा एनर्जी देते हैं कि वो एक्सरे ज्यादा तादाद में एमिट करवाते हैं। तो ये एनर्जी किसने दी? हाई वोल्टेज ने। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में। अब यही काइनेटिक एनर्जी कहां गई? ये काइनेटिक एनर्जी गई है जनाब फोटोन की शक्ल में। यही काइनेटिक एनर्जी फोटोन को मिल गई। इसका मतलब ये फार्मूले पता चलते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी कहां से ली? हाई वोल्टेज से। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का नाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी किस शक्ल में निकल रही है? एक्सरेज। और फोटोन की एनर्जी होती है मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग HF मैक्सिमम। अब ये वाले जो फोटोन हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? वोल्टेज पे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी एनर्जी डिपेंड करती थी नेचर ऑफ द मेटल पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी यानी इन एक्सरेज की एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। दिस इज नॉट स्टॉपिंग वोल्टेज, दिस इज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, आप उतनी ज्यादा एनर्जी की एक्सरेज प्रोड्यूस करवा सकते हैं। बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज को हार्ड एक्सरेज कहते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज की जाती हैं, जो लेबोरेटरी में है। जैसे आप इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे तो आप सजेस्ट करेंगे एक्सरे, तो वो एक्सरे कम एनर्जी वाली एक्सरेज होंगी, लेस फ्रीक्वेंसी वाली एक्सरेज होंगी, उनको सॉफ्ट एक्सरेज कहा जाता है। तो जनाब ये जो आपने कूलिज ट्यूब में देखा, यहां पर ऑयल होता है, ये बहुत ज्यादा जो एक्सेस एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, इसको एब्जॉर्ब करता है ये ऑयल। ये ट्रांसफार्मर में भी होता है, ये ऑयल का काम है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। अब आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो इस ग्राफ में दो तरह की जो है वो एक्सरेज शो की गई हैं। ये अच्छा, अब ये देखें जरा, HF मैक्सिमम इज इक्वल टू V0E या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। अब यहां पर
एक्सरेज की आपको एक वैरायटी मिलेगी। ये लफ्ज मैं जो कह रहा हूं इस पे गौर कीजिएगा, एक्सरेज की वैरायटी इसलिए, सुनो कैसे वैरायटी मिलेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी थी, अब ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन, गौर से सुननी है ये बात, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है एक सिंगल कुलियन में सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी एक्सरे को दे दे। फॉर एग्जांपल इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन आया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ। मैं सपोज कर रहा हूं, वैसे ये इलेक्ट्रॉन, ये इतनी कम एनर्जी नहीं होती एक्सरे की। चलें, ये हम लिखते हैं 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है सपोज। अब इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो पहले ही टक्कर में, पहले ही कुलियन में इलेक्ट्रॉन रुक गया। उसके रुकने से जो एक्सरेज एमिट होगी उनकी एनर्जी होगी मैक्सिमम, और वो कितनी होगी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर सिंगल कुलियन में, अब वैरायटी का लफ्ज सुनना जरा, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन 2 कुलियन में, 2 कुलियंस में अपनी एनर्जी एमिट करता है, आधी एक कुलियन में और आधी दूसरे कुलियन में। इसको ब्रेक लग रही है ना, तो फॉर एग्जांपल 5-5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 एक्सरेज निकलेंगे, पहली टक्कर पे और फिर दूसरी टक्कर पे, यानी पहली ब्रेक पे फिर दूसरी ब्रेक पे जब वो रुकेगा, तो ये 2 एक्सरेज होंगी, ये 2 वाली एक्सरेज होंगी लेस एनर्जेटिक। यानी जब ये पूरी की पूरी एनर्जी, ये पूरी की पूरी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास है सिंगल कुलियन में जो एक्सरे में कन्वर्ट होगी, तो वो वाली एक्सरेज होगी HF मैक्सिमम, और उनका फार्मूला होगा HF मैक्सिमम या HC/λ मिनिमम। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो ये V0 E के इक्वल आएगा। यानी ये वाला फार्मूला याद रखना, 2015 में एक सवाल ने बच्चों को कंफ्यूज किया था। दिस फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्सरेज, दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर the x-rays of maximum energy, the x-rays produced due to the single collision of electron। जब एक सिंगल कुलियन में इलेक्ट्रॉन रुक गया और जो उसने एनर्जी एमिट की, उस एनर्जी का नाम है HF मैक्सिमम। उस एनर्जी से जो वेवलेंथ निकलेगी लैम्डा मिनिमम। क्या आप बता सकते हैं इस इतनी बड़ी एनर्जी, जितनी बड़ी एनर्जी होगी उतना छोटी वेवलेंथ होगी, क्या इससे बड़ी एनर्जी की वेव एक्सरे पॉसिबल है? नो। क्या इलेक्ट्रॉन के बाद 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक्सरे पॉसिबल है? क्या 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी का एक्सरे पॉसिबल है? नो। क्या लैम्डा मिनिमम से छोटी वेवलेंथ पॉसिबल है? जितनी बड़ी एनर्जी होगी उतनी वेवलेंथ छोटी होगी। नो। तो ये ग्राफ बताता है कि लैम्डा मिनिमम से कम एनर्जी पॉसिबल नहीं है, और यहां से वैरायटी शुरू हो रही है। कम से कम एनर्जी की जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी वो ये लैम्डा मिनिमम होंगी, इससे ज्यादा एनर्जी की एक्सरेज ये कॉन्टिन्यूस एक्सरेज हैं। यानी अगर वो इलेक्ट्रॉन एक कुलियन की बजाय 5 कुलियन में रुकता है, तो ये सबसे, अगर सिंगल कुलियन में रुकता है तो ये एनर्जी वाली रेडिएशन, अगर 2 कुलियन में, 3 कुलियन में, 10 कुलियन में, 15 कुलियन में, तो इस तरफ को जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ रही है और एनर्जी कम हो रही है। यहां तक कॉन्टिन्यूस एक्सरेज हैं। So this is the variety of X-rays. It depend on the number of collisions. अच्छा, और ये है कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं। यहां चेक कर लीजिए, मैंने आपसे कहा था कि K सीरीज की एनर्जी ज्यादा है या L सीरीज की? K सीरीज की एनर्जी ज्यादा है, यानी L और K, पहले 2 शेल के दरमियान डिफरेंस और अगले 2 शेल के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस, अगले 2 शेल के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कम होता है, पहले 2 शेल के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है, इसलिए ये। अच्छा, ये जो हाइट है ना, हाइट तादाद शो कर रही है, हाइट शो कर रही है कौन सी एक्सरे ज्यादा तादाद में पैदा हो सकती हैं। तो वो जो मैंने आपसे बात की थी कि सबसे इनर शेल यानी के शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना मुश्किल है, इसलिए के सीरीज कम बनेगी। एल शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना, जितना न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे ना, एल शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना
आसान है, इसलिए एल में वैकेंसी क्रिएट होगी, हायर शेल से इलेक्ट्रॉन एल में आएगा। उम्मीद है आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो ये जो फार्मूला है, धोखा नहीं खाना। ये जो अच्छा, लैम्डा मिनिमम से बड़ी बड़ी वेवलेंथ पॉसिबल है, लेकिन कोई वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम से छोटी पॉसिबल नहीं है। और ये V नॉट E इज इक्वल टू एच एफ मैक्सिमम या एच सी ओवर लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्केयर। दीज फॉर्मूला आर ओनली एप्लीकेबल फॉर lambda minimum maximum frequency when electron stops in single collision, maximum energy the x-ray of maximum energy will emit। और हर एक एक्सरे के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। अब वो जो 2015 में सवाल आया था, ये भी ग्राफ है, इस ग्राफ को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये जो 2015 में जो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वहां पर ये था कि वेवलेंथ एमिटेड फ्रॉम द, यानी यूएचएस 2015 में ये क्वेश्चन था कि जो वेवलेंथ एमिट हो रही है उसका फार्मूला क्या होगा। तो उसका ये था लैम्डा मिनिमम, अगर आप एच सी ओवर लैम्डा मिनिमम लिखते हो ना, तो ये आएगा वी नॉट ई। तो लैम्डा मिनिमम उधर ले जाएं तो एच सी ओवर वी ई इज इक्वल टू लैम्डा मिनिमम। तो नॉट लेस देन, यानी उसका जवाब ये नहीं था कि वेवलेंथ एमिटेड, 2015 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वहां पर ये सवाल लिखा हुआ है कि वेवलेंथ एमिटेड। अब वेवलेंथ एमिटेड का फार्मूला ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है एच सी ओवर वी ई। वेवलेंथ एमिटेड, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की, उन्होंने ऑप्शन लिखा वो वेवलेंथ एमिटेड ये होगी, वेवलेंथ का फार्मूला ये होता है। क्या आप समझते हैं कि हर वेवलेंथ का ये फार्मूला नहीं? तो इसलिए जनरली बात की जाए कि एक्सरे ट्यूब से जो वेवलेंथ एमिट होती है तो उसके ऑप्शन ये होंगे कि वो इसके इक्वल होती है, और एक ऑप्शन थी नॉट लेस देन एच सी ओवर लैम्डा, सॉरी नॉट लेस देन एच सी ओवर वी ई, इससे छोटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो आंसर वाज दिस कि नॉट लेस देन दिस, यानी अगर आप कहेंगे वेवलेंथ इसके इक्वल है तो क्या हर वेवलेंथ इसके इक्वल है? नहीं, ये सिर्फ लैम्डा मिनिमम इसके इक्वल है। सो रिमेंबर दिस फार्मूला इज ओनली फॉर लैम्डा मिनिमम। अगर जनरल बात की जाए, जनरल लैम्डा की बात की जाए, तो कोई भी वेवलेंथ इससे छोटी नहीं होगी। ओके बेटे, आप इसको एक बार सुनेंगे तो बहुत अच्छी समझ आ जाएगी, लेकिन दूसरी बार सुनेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी समझ आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।